हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बी किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, सी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए ये शैशवावस्था है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो देखिए आपसे पूछा क्या है कि जो बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो होती है बच्चे की, वो सबसे तीव्र गति से किस अवधि में होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आप देखिए बच्चा जन्म लेता है, जो शैशवावस्था होती है जन्म से आप देखते हैं बच्चा एकदम तेजी से उसका शारीरिक विकास और वृद्धि जो होती है तेजी से होता है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो थोड़ा धीमा हो जाता है, धीमी गति से होता है फिर। तो तीव्र गति से इसी शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए चलना सीखना, बी भाषा का विकास, सी भोजन करना सीखना, या डी अलग होने की घबराहट। तो देखिए भावनात्मक जो लगाव होता है वो होता है अलग होने की घबराहट। अब देखिए कोई बच्चा होता है अनजान व्यक्ति से, आप कोई अनजान व्यक्ति आता है या उसको उठा लेता है गोद में, तो वो अपने जो जानकार होते हैं, उसके माता पिता या घर वाले होते हैं, परिवार वाले हैं, उनसे अलग होने की घबराहट करने महसूस करने लगता है, वो रोने लगता है ना। तो ये भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, बी विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, सी विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, या डी विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो देखिए इनमें से आपको कथन सही नहीं पूछा है। देखिए नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। आपका नहीं नहीं पढ़ते हैं तो आंसर जल्दबाजी में गलत हो सकता है। तो हमसे नहीं पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जो केवल वर्ड होता है एक तरह से नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव अर्थ देता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यही हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखिए विकास केवल आनुवांशिकता से नहीं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मीडिया सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, बी मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है, सी मीडिया बच्चों के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, या डी मीडिया सामाजिकरण की संस्था नहीं है। अब देखिए आपको सही कथन छांटना है इनमें से। तो सही कथन है आपका मीडिया जो है वो सामाजिकरण की, बच्चे के सोशलाइजेशन की सेकेंडरी स्टेज होती है, यानी कि द्वितीयक संस्था होती है, द्वितीयक अवस्था में आती है वो मीडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है? यानी कि कोहलबर्ग जो है उनके अनुसार कोई एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य कैसे पैदा कर सकता है? ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, सी नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर, या डी व्यवहार कैसे करना है पर सख्त निर्देश देकर। अब देखिए उनको सख्त निर्देश दे करके ऐसे थोड़ी बच्चे का नैतिक मूल्य का विकास हो जाएगा कि उसको डांट फटकार कर हाँ भैया ऐसा ही व्यवहार करना है। ऐसे नहीं कर सकते बच्चे। और नियम बताकर भी, भाई बच्चे हैं वो खाली नियम आपने बता दिया, बच्चे नियम को फॉलो थोड़ी कर समझ पाएंगे ऐसे, वो भी नहीं है। धार्मिक शिक्षा के महत्व को देकर ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श कर, मैं उनको शामिल करके, भाई नैतिक मुद्दों के जैसे कोई मोरल स्टोरीज होती हैं उनको कहानियाँ सुनाइए कि हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, तो बच्चे कहानियों से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, ज़्यादा जल्दी से जुड़ जाते हैं कहानियों के द्वारा। तो बच्चे वहाँ से नैतिक मुद्दों को या नैतिक मूल्यों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे डैश डैश। ऑप्शन ए निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, बी ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, सी ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, या डी केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो देखिए एक बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो आपके ज्ञान के सक्रिय निर्माण के रूप में लगे हुए होते हैं। जो बाल केंद्रित कक्षा होती है वहाँ बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माण के रूप में लगे हुए होते हैं। कि जो इसमें बच्चे बाल केंद्रित मतलब किसी बच्चे पर ही केंद्रित करके जो व्यवस्थाओं को बनाया जाता है, जिसमें बच्चा ही सर्वे सर्वा होता है, उसी को ध्यान में रख करके सभी व्यवस्थाओं को बनाया जाता है।
वो आपकी बाल केंद्रित कक्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में प्रश्न पूछना डैश डैश है। ऑप्शन ए विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, बी अक्रियाशीलता पैदा करता है, सी समय की बर्बादी है, या डी अनुशासनहीनता पैदा करता है। तो देखिए कक्षा में प्रश्न पूछना जो होता है वो आपका क्या होता है, मतलब इनमें से क्या होता है भाई? समय की बर्बादी थोड़ी है कक्षा में प्रश्न पूछना। अनुशासनहीनता, भाई कोई प्रश्न पूछ रहा है बच्चा तो वहाँ अनुशासनहीनता कहाँ से आ गई? ये भी गलत हो जाएगा। अक्रियाशीलता पैदा करता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो कक्षा में प्रश्न पूछना होता है विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। भाई प्रश्न तभी तो पूछ रहा बच्चा जब उसको समझ नहीं आ रहा, उसको विषय वस्तु जो भी है उसको समझने में कठिनाई हो रही है, तो वो प्रश्न पूछेगा। अब प्रश्न पूछेगा उसको उत्तर मिलेगा तो उसको विषय वस्तु जो है उसको स्पष्ट होगी। तो ये प्रश्न पूछना विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? ऑप्शन ए नृत्य कला केंद्रित, बी हस्तकला केंद्रित, सी पुस्तक कला केंद्रित, या डी संगीत कला केंद्रित। तो देखिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने बेसिक शिक्षा हेतु हस्तकला केंद्रित जो पाठ्यक्रम था उस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम भी उसमें शामिल करके पढ़ाया जाए, जिससे उन्हें आगे चल करके जो जीविका के साधन होते हैं वो उनसे आसानी से वो अपना जीविकोपार्जन कर पाएँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन ए बहुभाषीयता, बी एक भाषावाद, सी पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, या डी पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो देखिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो बल देती है बहुभाषीयता पर। क्या है, जहाँ भी कि भाई बहुभाषा, ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा में आप कक्षा का संचालन करेंगे, नहीं, जिस बच्चे को जो भी भाषा आती है उस सभी को उनका सम्मान करते हुए उन बच्चे को उन्हीं के भाषा से समझाते हुए मुख्य धारा में उनको जोड़ेंगे, तो वो आपका बहुभाषीयता का बल देती है आपकी NEP 2020। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? ऑप्शन ए वेधन और अभ्यास, बी बिना समझे कॉपी करना, सी छात्रों के साथ चर्चा करना, साथियों के साथ चर्चा करना, या डी निष्क्रिय रूप से सुनना। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा साथियों के साथ चर्चा करना। विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य मतलब उनकी सोच है उसको अच्छा बनाता है, तो वही वो अपने साथियों के आपस में चर्चा करेंगे किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट के संबंधित, किसी कोई जो विषय वस्तु है उसके संबंधित आप साथियों से चर्चा करेंगे तो उनका जो सोच होती है उसको सुसाध्य होगी उनसे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं करता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति को, यहाँ पर को आएगा भाई, प्रभावित नहीं होता है, सर नहीं, को नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है? से आएगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए पड़ोस की पसंद, बी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था, सी लिंग, या डी पोषण। तो देखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है, पड़ोस की पसंद ये भी प्रभावित होता है, स्कूली शिक्षा की व्यवस्था भी प्रभावित होती है, पोषण भी, लेकिन जो लिंग है आपका जेंडर है ये आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन ए रुचियों के, बी सीखने के, सी चरित्र के, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है भाई? एक दूसरे से भिन्नता, किसी ना किसी क्षेत्र में भिन्न होना। अब भाई कोई जो बच्चा है रुचियों के आधार पर भिन्न हो सकता है, भाई किसी की रुचि अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है सीखने के, किसी की गति तेज है, किसी की धीमी है सीखने में। चरित्र के आधार पर उसका चरित्र थोड़ा अलग प्रकार का है, उसका अलग प्रकार का है। तो ये किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानव जाति में अभिक्षमता किस प्रकार से वितरित है? ऑप्शन ए वितरण सामान्य है, बी वितरण अस्त व्यस्त है, सी वितरण विषम है, या डी वितरण विविधतापूर्ण है। तो देखिए मानव जाति में जो अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड जो होता है आपका, वो किस तरह से वितरित है? वो है विविधतापूर्ण, वितरण इसका विविधतापूर्ण है। अब भाई हर किसी मनुष्य की जो अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड है, एक जैसा तो नहीं होता, हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा ही होता है। तो ये सभी जो होता है वितरण विविधतापूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है।
ऑप्शन ए साक्षात्कार, बी अवलोकन, सी प्रश्नावली या डी लिखित परीक्षा। तो देखिए छात्र की जो प्रयोगात्मक दक्षता होती है उसके आकलन का यथोचित रूप क्या होता है, वो होता है आपका अवलोकन। अवलोकन करके उसको आकलन करना, उसका अवलोकन के द्वारा प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। एक समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए नैदानिक नामीकरण, बी यथोचित समायोजन, सी बच्चों के पृथकीकरण या डी प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा लोकाचार। तो देखिए समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? समावेशी कक्षा में यथोचित समायोजन का प्रयोग करना चाहिए। जैसा भी जितना भी उचित हो सके उसका समायोजन करके सभी को छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। डिसलेक्सिया एक डैश डैश की अक्षमता है। अब देखिए भाई आ गया डिसलेक्सिया, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं क्या है ही, बहुत बार पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, आपका कोई भी स्टेट का KVS NVS कुछ भी ले लीजिए, जहाँ भी आपकी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है क्वेश्चन देखने को। तो डिसलेक्सिया कैसी किस प्रकार की अक्षमता है? ऑप्शन ए पढ़ने की, बी लिखने की, सी पढ़ने व लिखने की या डी गणित में कठिनाई की। तो देखिए डिसलेक्सिया होती है आपकी पढ़ने संबंधित अक्षमता, यानी कि पढ़ने में जिसको अक्षमता होती है वो एक शब्द में उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। लिखने में आपका डिस्ग्राफिया हो जाता है, गणित में आपका डिस्कैलकुलिया हो जाता है, भाषा में आपका डिस्फेजिया हो जाता है और चलन अक्षमता होती है डिस्प्रेक्सिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी इस प्रकार की अक्षमता होती हैं। इनसे एक क्वेश्चन आता है तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए खेल, बी भाषण, सी कहानी लेखन या डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए बच्चों को जो सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसके विकास में क्या सहायक नहीं है? तो वो आपका सहायक नहीं होगा भाषण। भाई आपका कोई भाषण दे रहे हैं, उसमें जो बच्चों की सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा। जबकि खेल होता है, खेल के माध्यम से बच्चे क्रिएटिव होते हैं। कहानी लेखन से, निर्माण संबंधी क्रियाएं, इन सभी से उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है, लेकिन भाषण से नहीं होता है। वो भाषण सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, बी व्यवहार, सी मूल प्रवृत्ति या डी अंतर्नोद। अब देखिए अभ्यास द्वारा सीखना किसका परिमार्जन होता है? अभ्यास द्वारा सीखना आपका व्यवहार का परिमार्जन होता है। वह क्या होता है भाई? व्यवहार का परिमार्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा या डी ज्ञान की सीमा। तो देखिए अधिगम का पठार का कारण नहीं पूछा आपसे, तो अधिगम का पठार का कारण कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो नहीं आपका ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का असहयोग। जो विद्यालय का असहयोग होता है इसके कारण कोई भी पठार का कारण नहीं बनता है, पठार का कारण नहीं होता है। जबकि प्रेरणा की सीमा ये भी पठार का कारण है, शारीरिक सीमा भी है और ज्ञान की सीमा भी है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, बी उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, सी उसे उपदेश देना चाहिए या डी उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। अब देखिए भाई आप टीचर हैं, कल को आप टीचर बन के जाएंगे, आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो असामाजिक व्यवहार प्रदर्शन कर रहा है, असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे इन ऑप्शंस में से? तो उस समय आपको करना है कि भाई उसका व्यवहार का कारण जानना होगा सबसे पहले कि ये आखिर ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। वो कारण जानेंगे, उसके बाद उसको नैदानिक या रेमेडियल टीचिंग वगैरह जो भी देंगे उसको उसका निदान करेंगे। एक तरह से जैसे डॉक्टर होता है भाई पहले कारणों का पता लगाता है, उसके बाद रेमेडी देता है, आपको दवाई गोली देता है ना, तो उससे आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे को मतलब आपको बच्चे के कारणों का पता लगाना है कि बच्चे का कारण क्या है, बच्चा किस कारण से ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसके बाद उसका निदान करके उसका उपचारात्मक कार्य करना है उसका, तो बच्चा का व्यवहार उससे सही कुछ हद तक क्या लगभग सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।